गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का 6वां लेसन का आज सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम पढ़ाए थे कि संयंता प्रवाह के बारे में पढ़ाए थे। संयंता प्रवाह के आधार पे जो तरलों का जो प्रवाह होता है वह जो होता है वह दो टाइप का होता है, यानी कि दो भागों में बटा हुआ है संयंता के आधार पे। एक होता है अस्तरी और एक होता है विक्षुब्ध। ठीक है, इन दोनों प्रवाह के बारे में हम बताए थे। आज हम बात करेंगे उसी के आगे कि रेनॉल्ड के प्रयोग हम बताएंगे। रेनॉल्ड के प्रयोग रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट्स, इसके बारे में बताएंगे हम कि इसका प्रयोग यानी कि यह प्रयोग जो है दो चीज़ों में होता है, यानी कि दो चीज़ ज्ञात करने के लिए होता है। पहला होता है अस्तरीय प्रवाह और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। इन दोनों का अध्ययन करने के लिए हम रेनॉल्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि रेनॉल्ड के प्रयोग की सहायता से हम इन दोनों के प्रवाहों का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेनॉल्ड के प्रयोग हैं यह दो ही टाइप के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें तीन चीज़ें भी हो जाती हैं। इन दोनों से एक और चीज़ मिल जाती है, क्रांतिक वेग की। इसकी भी हम इसी से डिफिनेशन निकाल सकते हैं, यानी ये क्रांतिक वेग जो है इसी से हम जो जानकारी मिलती है। यानी कि दो ही होते हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से ये तीसरा का भी हमें अध्ययन पता लग जाता है कि ये क्रांतिक वेग क्या होता है। ठीक है, तो जो रेनॉल्ड के प्रयोग हैं, रेनॉल्ड के प्रयोग से जो होते हैं कि ये जो दो टाइप के होते हैं, एक होती है यानी कि अस्तरीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह तो हम ज्ञात करते हैं, लेकिन ये दो टाइप से करते हैं, दो प्रकार से। रेनॉल्ड के प्रयोग के निम्न दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि दो प्रकार से करते हैं। एक होती है कि ऊर्जा हानि प्रयोग और एक होता है वर्णतंतु प्रयोग। इन दोनों प्रयोगों से ही हम इसका हम जानकारी मिलती है हमें, अस्तरीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। तो पहला है ऊर्जा हानि प्रयोग और दूसरा है वर्णतंतु प्रयोग। वर्णतंतु प्रयोग, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हम कि ऊर्जा हानि क्या होती है। ऊर्जा हानि जो होती है, इसमें जो है एक पाइप होती है जिसका जो आकार है वह समान होता है। समान आकार की एक पाइप होती है, यानी कि समान आकार का मतलब ये होगा कि उसका व्यास समान होता है। यानी कि इस तरह एक पाइप होती है और इस पाइप में सेक्शन 1 से और सेक्शन 2 तक, यानी कि जिसकी एक इस पाइप में जो है किसी बिंदु पर, किसी दो बिंदु तक के बीच हम एक दाबमापी लगाते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसकी लंबाई होती है यल। एक दाबमापी का प्रयोग हम
यहाँ पे करते हैं। एक दाबमापी का प्रयोग करेंगे हम, यानी कि इसमें जो है यल लंबाई पर दो बिंदु मान लेते हैं। दो बिंदु मानते हैं 1 और 2, दो बिंदु मानते हैं और इस दोनों बिंदुओं के बीच एक मैनोमीटर सेट हुआ है, यानी कि एक मैनोमीटर लगा हुआ है, दाबमापी लगा है और पाइप में एक और टंकी से पानी प्रवेश हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, पानी प्रवेश हो रहा है और एक दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, एक बर्तन में ये पानी एकत्रित हो रहा है। तो जब एकत्रित हो रहा है तो यहां से 1 से 2 तक, यानी 1 से 2 तक, 1 से 2 तक जो है पानी जो है द्रव प्रवाह होने पर जो घर्षण, यानी कि यहां से यहां 1 से 2 तक जब पानी जा रहा है तो यहां पे घर्षण हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो घर्षण के द्वारा, यानी घर्षण के कारण जो होती है शीर्ष हानि हो रही है। क्या हो रही है, शीर्ष हानि हो रही है, शीर्ष हानि हो रही है। घर्षण के द्वारा शीर्ष हानि हो रही होती है, जो द्रव दाबमापी द्वारा इसके तलों में अंतर के, द्रव दाबमापी द्वारा इसके द्रव तलों में अंतर से प्रदर्शित होती है, अंतर से प्रदर्शित हो रही है। यानी कि कह सकते हैं यदि 1 तथा 2 पर दाब क्रमशः P1 हो, यानी कि 1 पे अगर दाब मान लेते हैं P1 है और इस पे P2 है, 1 पे P1 दाब है और 2 पे P2 दाब है, तो P2 दाब है और तथा जो पानी है उसका घनत्व मान लेते हैं कि रो है, यानी कि जल का घनत्व जो है, जल का घनत्व रो है। अगर जल का घनत्व रो है तो यहां पे शीर्ष हानि जो हो रही है इस P1 माइनस P2, P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी के अंतर के बराबर हो रहा है, यानी किसके अंतर के बराबर हो रहा है, जो शीर्ष हानि, यानी कि इसके अंतर से ही उसकी दाब शीर्ष हानि जो है प्रदर्शित होती है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 स्मॉल w, P2 स्मॉल w, ये फॉर्म लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। अब बात करेंगे इसमें अगर द्रवी ढाल देखा जाए, अगर देखा जाए द्रवी ढाल, द्रवी ढाल I बराबर अगर देखा जाए तो द्रवी ढाल I बराबर होता है H अपान शीर्ष हानि अपान लंबाई, यानी कि शीर्ष हानि जो हो रही है और उसके दोनों के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। नहीं सॉरी, समानुपाती नहीं, लंबाई तथा शीर्ष हानि तथा लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए कि पाइप में जो पाइप है, ये पाइप है, पाइप में पानी की प्रवाह की गति अगर मान लेते हैं v है, पाइप की गति जो है स्मॉल v है। ठीक है। तो किसी समय में बर्तन में इकट्ठे हुए पानी को मापने से ज्ञात किया जा सकता है, कि ज्ञात किया जा सकती है, मतलब कि अगर इसकी पाइप जो पानी की फ्लो है, जो गति है वह v है, तो v जो है, तो किसी भी समय में बर्तन में इकट्ठे हुए पानी की मात्रा से, पानी की मापन से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है V बराबर प्रति सेकेंड विसर्जन
प्रति सेकेंड विसर्जन बटे पाइप की काट का क्षेत्रफल, पाइप की काट का क्षेत्रफल, ये फॉर्म हो जाएगा। अब जो है यह प्रयोग जो है, यह प्रयोग वेग जो है, यह प्रयोग वेग भी जो है, भी वे विभिन्न मापों के लिए किया जाता है, किया गया है तथा भी और आई के विभिन्न मापों में ग्राफ खींचा गया है। मतलब कि जो भी है और आई के बीच में जो है एक ग्राफ खींचा गया है इस तरह, ठीक है। यानी कि ये भी है प्रवाह की गति और इधर जो है द्रवी ढाल है, द्रवी ढाल में एक ग्राफ खींचा गया है। तो यहां पे जो देख रहे हैं ये से ओ से सी तक, ठीक है, ओ से सी तक, फिर यहां से थोड़ा सा कर्व टाइप हो रहा है, ठीक है, डी तक, फिर यहां से जो है और कर्व टाइप हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहां से जो देख रहे हैं सी से डी और फिर डी से डी से आगे तक, ठीक है। यहां पे n बराबर जो है 1 है आ रहा है, यहां पे n बराबर 2 आ रहा है और यहां पे n बराबर 1.75 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं यहां से यहां तक जो देख रहे हैं यह है अस्तरीय प्रवाह, और जो यहां से यहां तक जो डी है, डी से के इधर जो देख रहे हैं यह है विक्षुब्ध प्रवाह। और ये जो है संक्रांतिक भाग, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पे जो है जो भी और आई के विभिन्न मानों में जो ग्राफ खींचा गया है, यह ग्राफ जो है ओ से सी तक जो है सरल रेखा है, देखिए ओ से सी तक जो है सरल रेखा है, और सी से सी के बाद जो देखा जा रहा है तो ये धीरे धीरे कर्व में बदल रहा है, ये धीरे धीरे कर्व में बदल रहा है। तो यानी कि इस ग्राफ के लिए इस ग्राफ के लिए कुछ ऐसे नियम है, जैसे मतलब कि ऐसा नियम है कि आई इजकल टू के इंटू भी इसके पावर n, ये चीज आ रहा है। अब यहां पे जो k है और n है यह एक स्थिरांक है, यहां पे यहां k तथा n एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है। अब यहां पे यह ग्राफ जो है 3 भागों में बट गया है, देखिए OC और CD और D से आगे तक, ठीक है, समझ में आई बात, ये 3 भागों में बट रहा है। तो यहां पे जो देख रहे हैं कि O से C तक, O से पहला जो है O से C तक जो प्रवाह है वह कैसा है, अस्तरीय प्रवाह है, यह है अस्तरीय प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो अस्तरीय प्रवाह में जो है जो नियम लागू हो रहा है
वह n बराबर 1 तो I इक्वल टू k भी हो जाएगा। ये फॉर्म आ रहा है, ठीक है, अस्तरीय प्रवाह के लिए। तो ये नियम लागू होगा। दूसरा जो है C से D तक, C से D तक जो है, C से D तक जो है एक भंवर टाइप का हो रहा है, यानी कि भंवर बननी आरंभ होती है, यानी कि यहां से जो है ये एक भंवर, यानी कि भंवर बननी आरंभ होती है। यहां से भंवर बननी आरंभ होती है और इसे हम संक्रांतिक भाग कहते हैं। इसी को हम संक्रांतिक भाग कहते हैं, जहां से भंवर बनना स्टार्ट होती है और उसी को हम संक्रांतिक भाग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे n इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी कि I बराबर जो हो जाएगा k इंटू भी का स्क्वायर, ये लागू होगा, ठीक है। तीसरा टाइप, इसका तीसरा भाग ये है कि जो C से D से आगे, यानी कि D से आगे तक जो भी भाग बन रहा है, वह जो है इस विक्षुब्ध प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? विक्षुब्ध प्रवाह हो रहा है, विक्षुब्ध प्रवाह है, ठीक है। इधर आगे जो है विक्षुब्ध प्रवाह हो रहा है। तो यहां पे जो n का मान है, यहां पे n का जो मान है वह 1.75 से 2 तक बदलता है, यानी कि n का मान जो है 1.75 से 2 तक क्या कर रहा है? बदलता है, ठीक है। ये बदल रहा है, यहां से 2 तक बदल रहा है। तो यहां पे जो है देखा जा रहा है कि यहां तक बदल रहा है, तो ये जो है ये ग्राफ से निकल रहा है, विक्षुब्ध और अस्तरीय प्रवाह, ठीक है। अब यहां पे हम इसी में एक चीज और आ रहा है कि क्रांतिक वेग के बारे में बात करेंगे हम। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग उसे कहते हैं, जैसे कि क्रांतिक वेग वह वेग है जिस पर कोई प्रवाह स्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है, स्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है। यानी ग्राफ में जिस बिंदु पर ऐसी स्थिति होती है उसी को हम क्रांतिक पॉइंट कहते हैं। समझ में आई बात? उसी को हम क्रांतिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जहां से मान लीजिए कि इस तरफ था, ये भी था, ये I था, यहां से C, यहां से कर्व बनना स्टार्ट हुआ D तक, यहां से ज्यादा हो गया, ठीक है। ये अस्तरीय हो गया, ये विक्षुब्ध हो गया, ठीक है। तो यहां से C से जो देख रहे हैं, यहां से कर्व जो है बनना स्टार्ट हो गया इस बिंदु से। तो जहां से वह कर्व बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि जिस बिंदु से वह कर्व बनना स्टार्ट हो गया उसी को हम कहते हैं क्रांतिक बिंदु। तो यहां से हम इसी को हम कहेंगे क्रांतिक बिंदु। समझ में आई बात? लेकिन जो क्रांतिक वेग है वह 2 टाइप का होता है।
क्रांतिक वेग जो है वह दो टाइप का होता है। एक होता है निम्न क्रांतिक वेग, ठीक है, निम्न क्रांतिक वेग, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा जो है उच्च क्रांतिक वेग, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आई बात? दो वेग यहां पे देखने को मिले। क्रांतिक वेग दो टाइप के होते हैं, यानी कि जो यहां ये बिंदु है, यहां से तो क्रांतिक वेग बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गई कि जहां से क्रांतिक वेग स्टार्ट हो गया, यानी क्रांतिक वेग बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन सी से यहाँ पे दो टाइप हो रहे हैं, निम्न क्रांतिक वेग, उच्च क्रांतिक वेग। तो सी से डी तक जो क्रांतिक वेग बन रहा है उसी को हम कहेंगे निम्न क्रांतिक वेग, निम्न क्रांतिक वेग। और डी से आगे तक को जो कहेंगे उच्च क्रांतिक वेग। समझ में आई बात? यानी कि इसी को हम निम्न, यानी सी स्तरीय प्रवाह समाप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं निम्न क्रांति वेग। और उसी आधार पर जिस वेग पर विक्षुब्ध प्रारंभ होता है उस बिंदु को कहते हैं निम्न क्रांतिक वेग। कहने का मतलब हो गया कि यहां से इस बिंदु को हम निम्न क्रांतिक वेग, और इस बिंदु से जब आगे जाएंगे तो उच्च, यानी कि वहां से विक्षुब्ध बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहेंगे हम उच्च क्रांतिक वेग। ये कह सकते हैं, यानी या ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर स्तरीय प्रवाह समाप्त हो जाता है, जिस बिंदु पर स्तरीय प्रवाह समाप्त हो जाता है उस बिंदु को हम निम्न क्रांतिक वेग कहते हैं। और जिस बिंदु से विक्षुब्ध प्रवाह स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं उच्च क्रांतिक वेग। समझ में आई बात? तो अब इसके बाद है दूसरा, है इसी में दूसरा प्रयोग है कि वर्णतंतु प्रयोग। वर्णतंतु प्रयोग जो होता है, वर्णतंतु प्रयोग दूसरा है। रेनॉल्ड का प्रयोग जो है दूसरा जो है वर्णतंतु प्रयोग है। इसमें जो है एक टंकी होती है, स्थिर द्रव टंकी होती है। देखिए इसमें एक टंकी होती है, ठीक है। इस टाइप की एक टंकी होती है, इस द्रव भरी हुई है, ठीक है। ये द्रव भरी हुई है और इसमें एक रंगीन द्रव है। ये जो है रंगीन द्रव है, ये रंगीन द्रव है, यानी कि यह एक छोटी टंकी है। मान लीजिए छोटी टंकी है, और एक बड़ी टंकी में जो है, ये टंकी है, बड़ी टंकी है, यानी कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। और इसमें से एक कांच की नली इस तरह निकाली गई है। ये कांच की एक नली निकाली गई है और इस कांच की नली से हम एक बर्तन में जाकर इसको हम जल को प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि जल को भेज रहे हैं। इस तरह कांच की नली से जल यहाँ पे आ रहा है। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पे एक वाल्व लगा रहेगा बंद और चालू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक स्थिर द्रव तरल टंकी होती है
और जिसमें एक घंटा मुखी कांच की एक नली लगी होती है। मतलब कि एक टंकी है और इसमें एक कांच की नली लगी हुई है जिसमें एक वाल्व लगा हुआ है और उस वाल्व को बंद और खोल सकते हैं। समझ में आई बात? टंकी से पानी का प्रवाह इस कांच की नली द्वारा एक बर्तन में होता है। मतलब टंकी से जो पानी है, पानी का प्रवाह इस नली से होकर एक बर्तन में हो रहा है। ठीक है, एक बर्तन में हो रहा है तो कांच की नली पर लगे वाल्व एक की सहायता से पानी का वेग बदला जा सकता है। मतलब जो एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व से जो है पानी का जो वेग है उसको हम बदल सकते हैं। समझ में आई बात? उसको बदल सकते हैं। किसी समय वेग का मान बर्तन में एकत्र हुए पानी को माप कर ज्ञात किया जाता है। यानी कि हम पानी का जो वेग है वह किसी भी समय हम ज्ञात कर सकते हैं। जो बर्तन में पानी एकत्र हो रहा है उसको मापकर, पानी को मापकर हम उसका पानी का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समय। तो रंगीन द्रव को रखने के लिए एक छोटी टंकी भी होती है। मतलब कि एक और इसमें है कि एक रंगीन द्रव है और उस द्रव को रखने के लिए एक छोटी टंकी भी है जिसमें से रंगीन द्रव कांच की नली के केंद्र पर भेजा जाता है। यानी कि जो नली जो रंगीन द्रव है उसको क्या करते हैं हम, एक कांच उसको हम सीधे यहां भेजते हैं। ठीक है, इस तरह कांच की नली के मुख तक भेजते हैं। तो जब यहां तक भेजते हैं तो देखते हैं कि रंगीन द्रव की सूक्ष्म धारा को छोटी टंकी के नीचे लगे वाल्व बी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि यह जो धारा है, देख रहे हैं कि यहां से जो धारा इस तरह इसमें वाल्व तक एक सीधी रेखा में जा रही है। ठीक है, सीधी रेखा में ये धारा जा रही है। तो वाल्व ए को थोड़ा सा खोलकर सर्वप्रथम बहुत कम वेग पर पानी प्रवाहित किया जाता है, जिसके अंतर्गत रंगीन द्रव का तंतु कांच की नली के केंद्र पर सरल रेखा में चलता है। मतलब कि जब हम इसको वाल्व को धीरे से खोलते हैं तो जब खोलते हैं तो ये पानी जो है धीरे धीरे यहां से फिर ये सीधे यहां आता है। मतलब कि देखते हैं कि ये इसका जो धारा है एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। तो जब तल पानी का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो रहता है तो रंगीन तंतु बहुत पतली सरल रेखा के रूप में प्रवाहित होता है। मतलब कि यहां पे देखते हैं कि सरल रेखा में जब प्रवाहित हो रहा है तो जब जल पानी का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम रहता है, जब क्रांतिक वेग से प्रवाह कम होता है तो रंगीन तंतु बहुत पतली रहती है। रंगीन जो तंतु है वह बहुत पतली होती है, पतली रेखा के रूप में प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति तक पानी का प्रवाह अस्तरीय होता है। यानी कि जब देखते हैं कि धीरे धीरे पानी जा रहा है तो जब ये तंतु एकदम सीधी रेखा में जा रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रवाह हो रहा है वह अस्तरीय हो रहा है। लेकिन क्रांतिक वेग का मान जब अधिक होने पर, जब क्रांतिक वेग का मान जब अधिक हो रहा है तो वहां पे जो तंतु है वह टूट जाता है। मतलब कि जब वेग हम ज्यादा कर देंगे, यहाँ पे इसको हम बढ़ा देंगे, वाल्व को बढ़ा देंगे खोलकर, तो यहां से पानी ज्यादा जाएगा तो इसका जो तंतु जो जा रहा है एक सीधी रेखा में वह टूट जाएगा, वह तंतु टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो जो वेग होगा पानी का वह अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो जाता है तो तंतु पानी में घुल मिलकर जाता है। मतलब कि जो तंतु बन रहा था वह इस पानी में घुल जाएगा। ठीक है, जब घुल जाएगा तो इस स्थिति में जो प्रवाह हो जाएगा वह विक्षुब्ध हो जाएगा। इस स्थिति में जो प्रवाह होगा वह विक्षुब्ध हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार और बता दे रहे हैं कि जो रंगीन पानी है इसको हम सीधे इस कांच की नली तक लगा देते हैं। तो जब इस वाल्व को हम धीरे से खोलते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं, तो ये जो रंगीन पानी है वो एक सीधी रेखा में प्रवाहित हो रहा है। तो जब सीधी रेखा में प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब कि वह
अस्तरीय प्रवाह हो रहा है। लेकिन जब इस वाल्व को हम ज्यादा खोल देते हैं तो ये जो धारा, जो तंतु बन रही थी, ये पानी में क्या घुल मिल जाएगा। जब घुल मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि यह प्रवाह विक्षुब्ध हो जा रहा है। ठीक है, यह प्रवाह विक्षुब्ध होता है। तो इस प्रकार जो है जिस वेग पर रंगीन तंतु लहरदार होना प्रारंभ होता है वही होता है क्रांतिक वेग। समझ में आई बात? यानी कि जिस वेग पर, जिस पानी के वेग पर, जिस जल के वेग पर तंतु जो है धीरे धीरे लहराना शुरू कर रहा है, उसी को हम कहते हैं, उसी वेग को कहते हैं क्रांतिक वेग। उसी को कहते हैं क्रांतिक वेग। इतना समझ में आई बात? इसी में है एक रेनॉल्ड नंबर है। रेनॉल्ड नंबर देखिए, रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स ने यह ज्ञात किया कि किसी प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग का मान जड़त्व तथा श्यानता बलों पर निर्भर करता है। मतलब कि जो रेनॉल्ड थे उन्होंने यह ज्ञात किया कि जो किसी प्रवाह के लिए, यानी कोई भी प्रवाह के लिए, किसी भी प्रवाह के लिए जो क्रांतिक वेग का मान है, जो क्रांतिक वेग का मान है वह जड़त्व तथा श्यानता बलों पर निर्भर करता है, और इन दोनों बलों का अनुपात को ही रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। समझ में आई बात? इन दोनों को, यानी कि जड़त्व बल तथा श्यानता बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। यानी कि रेनॉल्ड नंबर बराबर जड़त्व बल बटे श्यानता बल कहते हैं। रेनॉल्ड नंबर बराबर जड़त्व बल बटे श्यानता बल कहते हैं। जड़त्व बल को हम पी भी स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसको म्यू भी अपॉन स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, पी भी डी म्यू, ये फॉर्म आ जाएगा। पी नहीं, ये रो है, रो भी डी, तो ये फॉर्म आ जाएगा रेनॉल्ड नंबर बराबर। अब यहां पे जो रो है वह जो है, रो जो है प्रवाहित द्रव का घनत्व है, प्रवाहित द्रव का घनत्व है। ठीक है। भी जो है तरल का वेग है, तरल का वेग है, और जो डी है यह पाइप का व्यास है, पाइप का व्यास है। ठीक है, पाइप का व्यास है। और जो म्यू है वह तरल की श्यानता है। जो म्यू देख रहे हैं यह तरल की श्यानता है, तरल की श्यानता है। और जो एक न्यू होता है वो होता है निरपेक्ष गतिक श्यानता। अगर इसको हम चलिए इतना ही रहने दीजिए। अब इसी के आगे जो है देखते हैं कि जो, या इसी में देख लीजिए, इसी में देख लीजिए
ठीक है, यहीं पे बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। यहां पे देखिए रेनॉल्ड नंबर जो है, रेनॉल्ड जो नंबर है, रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम होता है, रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है, अगर 2000 से कम है तो जो प्रवाह होता है वह अस्तरीय होगा। 2000 पर प्रवाह जो होगा अस्तरीय होगा। समझ में आई बात? जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है तो उसका प्रवाह जो होता है अस्तरीय होता है। इतनी बात समझ में आई? अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक होता है तो विक्षुब्ध प्रवाह। तो विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक होगा तो वहां पे जो प्रवाह होगा वह विक्षुब्ध होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में होगा तो वह प्रवाह जो होता है अनिश्चित रहता है। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच है तो प्रवाह जो होगा वह प्रवाह अनिश्चित होगा। प्रवाह अनिश्चित होता है यानी अनिश्चित रहता है। समझ में आई बात? यानी कि प्रवाह जब 2000 से 4000 के बीच रहेगा तो प्रवाह अनिश्चित रहेगा। लेकिन यह साधारणतः कहा जाता है कि जो रेनॉल्ड नंबर 4000 है उसी पर निम्न क्रांतिक वेग होता है और यानी कि रेनॉल्ड नंबर 2000 पर निम्न क्रांतिक वेग और रेनॉल्ड नंबर 4000 पर उच्च क्रांतिक वेग। समझ में आई बात? यानी कि रेनॉल्ड नंबर 2000 अगर रहेगा तो वहां पे क्रांतिक वेग निम्न होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 होगा तो वहां पे क्रांतिक वेग उच्च होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर 2000 से कम है रेनॉल्ड नंबर तो वहां पे अस्तरीय प्रवाह होगा, 4000 से अधिक होगा तो वहां पे विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। अगर 2000 और 4000 के बीच में होगा तो वह जो होता है अनिश्चित होता है, यानी कि वह प्रवाह अनिश्चित होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आज के दिन इतना रहने दे रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू।